पुराना जमाना यानी गुजरा हुआ जमाना, वो भी बचपन का याद आता है तो आता ही चले जाता है। लू के एक शदीद झोंके ने मुझे हाल से माजी में पहुंचा दिया था। फिर यादों के ऐसे रंग बिखरे कि बिखरते चले गए। बचपन में मैं गुजरे गर्मी, बरसात, जाड़े के दिन उनकी यादों में रंगता चला गया। ये वो जमाना था जब टीवी ने घर के ड्राइंग रूम में दस्तक नहीं दी थी। आकाशवाणी के कार्यक्रम ही बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों को अपनी ओर खींचे रखते थे। मोबाइल, एसएमएस आदि से जुड़ी हुई कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लिफाफे, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड ही चला करते थे। उसमें भी पोस्ट कार्ड सस्ता, खूबसूरत और टिकाऊ था। ये बहुत धीमे चलते थे। न जाने कितना वक्त जिंदगी का खतों के इंतजार में गुजरता था। बहुत धीमे धीमे वक्त गुजरता, बहुत धीमे धीमे शाम ढला करती थी। बच्चों के पास वक्त ही वक्त रहता था। जो लोग पैसे वाले थे उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करते थे और ट्यूशन भी करते थे, और जो कम पैसे वाले थे उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, और जो लोग गरीबी के शिकार थे उनके बच्चे छोटे छोटे काम धंधों में लग जाते थे, जैसे साइकिल की दुकान पर हवा भरना, पंक्चर लगाना, माँ बाप का हाथ बटाना, वगैरह वगैरह। बच्चों के हकूक क्या हैं ये उन्हें पता नहीं था, और न ही कोई उन्हें बताता था। शहर की सड़कों पर साइकिलें, रक्षा टांगों की रेल पर रहती थी। कारें तो बड़े शहरों में ही दिखाई पड़ती थी। कुछ सरकारी गाड़ियां और कुछ डॉक्टरों के पास अवश्य गाड़ियां हुआ करती थी। बच्चे किसी भी दर्जे के हों, उनके पास बर्बाद करने के लिए वक्त ही वक्त रहता था। ये वक्त सब एक साथ खेल कर गुजारा करते थे। अब ये खेल कुछ भी हों, जैसे गेंद बल्ला, मार तड़ी यानी गेंद एक दूसरे को फेंक के मारना, गिल्ली डंडा, सितोलिया, चोर सिपाही, कंचे, आसपाइस, सीकूद, ऊंचा नीचा, गुलाम लकड़ी, पनगुट्टे, चिड़िया बल्ला, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह खेल होता था, और खूब खेल होता था। खेलते वक्त किसी बच्चे को मुस्तकबिल की परवाह नहीं होती थी, और ना ही पास होने की। एक क्लास में एक दो बार फेल होना तो आम ही बात थी। बच्चे खेल में हारने से बेइज्जती महसूस करते थे, फेल होने से नहीं। बचपन में मेरे साथ निक्कू, शब्बू, अत्तू, सद्दो, बारी, शौकी, कौसर, रशी, रफी, कृष्ण, पम्मी वगैरह वगैरह साथ रहते, और इनके साथ ही सारी शैतानियां होती थी। चाय बाग से अमरूद, आम जैसे फल तोड़ने हो, या फिल्मी पोस्टर पर पत्थर फेंकने हो, या मटर गश्ती करनी हो। पर एक था साथी जो बहुत ही दुबला पतला, बीमार सा, आंखें बाहर निकली हुई, फटे हाल, बात बात पर डरने वाला और अजीब अंदाज में बोलने वाला और टुकुर टुकुर देखने वाला। इसे हम सब कब्बू कहा करते थे। जब बहुत छोटा था तब बाप ने माँ को तलाक दे दिया था। माँ अपने बाप के घर आ गई थी, यानी कब्बू के नाना के घर। नाना तो बुजुर्ग थे, एक ही लड़की थी, उसके भी एक ही लड़का था। नाना खुद एक मकान में किराए में रहते थे जो किसी पटवारी का था। जमाना पुराना था, इसलिए वहाँ गाय भैंस सब पले हुए थे, बकरी भी थी। उनकी सेवा के लिए एक नौकर पटवारी साहब ने रख रखा था। कब्बू एक छोटी सी कोठरी में, घर हमेशा धुआं और गोबर से घिरा रहता था। ऐसे घुटन भरे घर में कब्बू एक छोटी सी कोठरी में नाना और माँ के साथ रहा करता था। कपड़ों के नाम पर एक पजामा और एक कुर्ता था, साथ ही एक पैंट बुशर्ट बनियान था जो उसे रमजान में सदका खैरात बांटने वालों ने बनवा दिया था। कब्बू को पढ़ने लिखने या काम की बातें सीखने का बिल्कुल शौक नहीं था। बस जो मिल गया उसे खाने और वक्त बेदार गुजारने का शौक था। हुलिया भी अजीब सा रहता था। सर्दी में उतरन के कपड़े इतने पहनता था कि मालूम ही नहीं होता था कि उसका जिस्म है कहाँ। बस जहाँ धूप होती थी वहाँ रहता था, धूप को एक मिनट भी नहीं छोड़ता था, और धूप के साथ ही गर्दिश करता था। दिन ढला नहीं कि वो घर में। बरसात में जहाँ हम सब बच्चे भीगते, एक दूसरे पर पानी फेंकते, वहाँ वो बरसात की बूंद तक से डरता था। समझता था कि एक बूंद पड़ने से ही खांसी, जुकाम, बुखार हो जाएगा। गर्मी में जरूर चूहलबाजी किया करता था, लेकिन दोपहरिया में लू के डर से दुबका रहता था। खेलों में हार कर रोता था। हम बच्चों की पिटाई रोज हमारी माँ बाप करते थे, लेकिन कब्बू मियाँ और के नाना और माँ दोनों उनको मारना तो दूर, डांटते भी नहीं थे। नतीजा पढ़ाई लिखाई में सिफर होता चला गया, और साथ ही खेलने वाले बच्चे पिट पिट कर कक्षाओं से पास होते चले गए। समय गुजरा, कब्बू मियाँ कद तो जरूर बढ़ा, लेकिन अकल साथ न चल सकी।
जब कब्बू मियाँ 15 साल के थे तो उनके वालिद भी दायरे फानी को रुखसत कर गए। कब्बू मियाँ और मुरझा गए। नाना जो भी झुक के चलने लगे थे। अब लोगों ने कब्बू मियाँ को कहना शुरू किया, तुम्हारा नाना का कच्चा साथ है, कभी ख़त्म हो सकता है, इसलिए रोटी रोजी के लिए कुछ करो। फिर कुछ करो की सदाएं इतनी बुलंद हो गई कि जिसका जवाब नहीं है। हम सब बच्चे बड़े होकर जवान हुए और किसी न किसी नौकरी और किसी न किसी तिजारत या किसी न किसी मजदूरी ड्राइवरी का रास्ता पकड़ लिया, और कुछ लोग नौकरी की तलाश में खाड़ी के देशों में चले गए। मजबूरी और खालीपन से उकताकर कब्बू मियाँ किसी बड़े अफसर के घर घरेलू कामकाज करने चले गए। लेकिन अभी ज़्यादा समय गुजरा नहीं था कि उनकी वादा वगैरह सब रुखसत हो गए। अब उनके पास कोई नहीं था। उधर जिस मकान में रहते थे वहाँ भी मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। कब्बू मियाँ जहाँ काम करते थे वहाँ एक ही छोटी सी कोठी में रहने लगे। इसके बाद मेरी उनसे अरसे मुलाकात नहीं हुई। मैं दूसरे शहर में नौकरी के सिलसिले में चला गया। अकस्मात मेरे ही शहर की सब्जी मंडी में मेरी उनसे मुलाकात हुई। दरअसल उन्होंने मुझे पहचान कर आवाज़ लगाई, मियाँ सलाम अलैकुम। भाई वालेकुम सलाम। अरे ये तो कब्बू मियाँ हैं, मैंने कहा। उनके 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की भी उनके साथ थे। मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने पूछा, कब्बू मियाँ ये बच्चे? वो बोले, मियाँ मेरे ही हैं, लेकिन मैं अब कब्बू नहीं हूँ, बाबू खां मेरा नाम है। जिन अफसर के घर में मैं काम करता था उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। मैं मुंह खोले हुए उनकी बातें सुन रहा था। वो आगे बोले, उन अफसर ने ही मेरे अच्छे खानदान में पढ़ी लिखी लड़की से शादी करा दी थी। मैंने उन्हें टोकते हुए पूछा कि आप तो पढ़े लिखे नहीं है, फिर 8वीं किस तरह से आपने कर लिया? ये सर्टिफिकेट कहाँ से आप पास आया? और फिर आपको पढ़ी लिखी लड़की मिल गई? वो बताने लगे, आजकल लड़के हैं कहाँ, पढ़े लिखे वो भी। मैं 8वां पास था, बस हो गई अच्छे घर में शादी। इसके बाद कब्बू मियाँ यानी बाबू खां बोले, ये बच्चे मेरे हैं। एक स्कूल में चपरासी की नौकरी मैंने कर ली है, बीवी भी स्कूल में पढ़ाती है, बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। मियाँ जैसे तैसे गुजर हो रही है। उनके चुप होने के बाद मैंने पूछा, आप शहर में यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने बताया, उन अफसर साहब की मेहरबानी से आया था, वो ही यहाँ साथ लाए थे। यहाँ नौकरी भी लग गई, बच्चे भी हुए, और हमारी अहलिया की नौकरी भी यहाँ लग गई। अब वो अफसर तो दुनिया से विदा ले चुके हैं और मैं अपने ख़ानदान के साथ स्कूल के पास ही एक छोटे से मकान में रहता हूँ। मैंने हंसकर उनसे पूछा कि आज भी आपको ठंड बहुत लगती है और धूप आपको तलाशती है? वो बोले कि मियाँ अब तो ठंड बहुत होने ही लगी है और सर्दियों में धूप मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ता। आगे खुद बोले, मियाँ मैं तो वैसा ही हूँ जैसा आपने छोड़ा था, बस चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख कर खूब कामयाब हों। मैंने उनको बहुत दिलासा दिया। वो कहा, आप ऐसा सोचते हैं ये आपके लिए पढ़े लिखे होने का सबूत है। इसके बाद मुझे कुछ काम याद आ गया और मैं उन्हें सब्जी मंडी छोड़कर वहाँ से रवाना हो गया। मैंने देखा आज तक कब्बू मियाँ के जिस्म में कोई वुसअत नहीं हुई थी, वैसे के वैसे ही जैसा मैंने छोड़ा था, यानी मरियल से रखे हुए थे। इस मुलाकात के फिर बाद बाबू खां से मेरी लंबे अरसे तक बात ना हो सकी, लेकिन सुनता रहा कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। खुद तो वो उसी ढंग, उसी अंदाज, उसी हाल में रहे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाकर इतना काबिलियत पैदा कर दी कि वो ज़िंदगी की मंजिलें खुद तय कर सकें। मैं अपनी नौकरी ख़त्म करके रिटायर होकर वापस अपने शहर पहुंचा, जहां से मैं लुढ़कता हुआ चलना सीखा था और बचपन के दोस्तों के खेलते कूदते आगे बढ़ता चला गया था। अब जब मैं फिर वापस लौटा तो शौकी के अलावा कोई नहीं मिला। सब अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच चुके थे। मैं अपने वक्त शौकी और अपने नए दोस्तों के साथ जो बाद में बने थे गुजारने लगा। एक दिन शौकी ने बताया कि अरे मियाँ, कब्बू मियाँ यहाँ आ गए, बच्चों की शादियाँ कर दी हैं, लड़के ने काफ़ी तरक्की की है, वो कार मेंटेन करता है, ठाठ से जीता है। मैंने पूछा, और कब्बू मियाँ? वो बोला, वो भी बाबू बनकर रिटायर हो गए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल में थे, पेंशन वगैरह नहीं मिली, बीवी मर चुकी, अकेले गंद भरे माहौल के एक मोहल्ले में रहते हैं। एक बकरा बकरी भी पाल रखा है, उन्हीं से उनका कुछ काम चल जाता है और उन्हीं से उनकी दिलचस्पी है।
मैंने पूछा। उनका लड़का लड़की। शौकी बोला, लड़का उन्हें छोड़कर जा चुका है, उनके साथ रहने में अपनी बेइज्जती समझता था। लड़की ने जिससे अक्द किया था वो लड़का लड़की को भी अपने साथ मिडिल ईस्ट में ले गया। इससे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कब्बू ने यहाँ से उठकर खुद रात दिन एक एक करके बच्चों को आज इस मुकाम पर पहुँचाया कि जहाँ उनको इज्जत मिले, लेकिन वो इज्जत की वजह से ही अपने बाप यानी कब्बू मियाँ को छोड़ के चले गए। और कब्बू मियाँ फिर घुटन भरे माहौल में नाना के साथ जैसी यादें लेकर वापिस ही इस माहौल में पहुँच गए। मैंने उनका घर का या समझे उनकी खोली का पता ले लिया था, पर मिलना ना हो सका। एक दिन मुझे उनकी याद आई तो मैं उनके घुटन भरे मोहल्ले में पहुंच गया। मुंह पर रुमाल रखकर कार से उतरा और उनके खोली नुमा मकान में पहुंच गया। उनकी खोली बंद थी, साकल में लकड़ी लगी हुई थी। मैंने आसपास के लोगों से उनके बारे में पूछा तो एक मोटी औरत ने बताया कि बच्चों ने उनकी साइकिल की हवा निकाल दी है, पास साइकिल की दुकान में हवा भरवाने गए। मैं इश्तियाक से जल जल कदम बढ़ाता उनके पास पहुंच गया। वो पंप से साइकिल में हवा भर रहे थे। मुझे देखकर शर्मा गए, जेब मिटाने लगे। सलाम दुआ गलबैयाँ हुई तो अचानक बोले, मियाँ ठंड है, धूप में चलकर बात करते हैं। मैंने उन्हें भरपूर निगाहों से देखा तो बिल्कुल नहीं बदले थे। बुढ़ापे में बचपन का रंग साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे पूछा, अरे मियाँ मैं भी साइकिल पे आया हूँ, आपके घर से कुछ दूर खड़ी कर रखी है। मैंने उनसे सिर्फ इसलिए कहा था ताकि उनको झेप महसूस न हो। मैं कुछ दूर उनसे बातें करता रहा, गपशप करता रहा, हाल चाल जानता रहा, फिर वहाँ से रवाना हुआ। मैं उन्हें देखकर यासियत और नाउमीदी में डूब गया। बस एक निगाह पलट कर उन्हें देखा तो वो साइकिल के साथ धूप की तरफ कदम काट करते हुए दिखे। मैं आसमान की तरफ अपनी आंखों से देखने लगा। शायद मेरी आंखें गीली हो चुकी थी।